नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के जुड़े हुए हैं तो आपको हम बता देते हैं जैक मॉडल पेपर 2 लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो यहां पर जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो है पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न होंगे और उसी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम एक बार उपस्थित है, जिसमें आपको सारे जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसी तरह के प्रश्न इसमें हम डेली आपको देते रहते हैं। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे। आपको हम बताते चले, यदि आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ दे करके आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में डेली यहाँ पर भाग ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और आप यहाँ पर सारे एनसीईआरटी यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो 30 रुपये करके प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो हमारे मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर आप यहाँ पर जाकर के भी संपर्क करेंगे, आप सारे सब्जेक्ट का नोट्स हाथ से लिखा हुआ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपका 101% परीक्षा में भिड़ने की गारंटी दिया जाता है। आपको अवश्य भिड़ेगा। जितना आप इधर जो प्रैक्टिस सेट लेकर के किसी अन्य का पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा आपको पाठ्यक्रम पर आधारित जो नोट्स बना हुआ है वहाँ से सारे प्रश्न भिड़ेंगे। तो आप अभी कभी मोबाइल नंबर दे करके नोट्स अवश्य परचेज कर लेंगे, नहीं तो 350 रुपये में हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न। सिटी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालय को अनुदान देना। ये देखिए आपको उत्तराखंड में आया हुआ था। किस में आया हुआ था? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, सब में पूछ दिया है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी का देखिए मुख्य उद्देश्य शिक्षालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। क्या करना? तो एनसीईआरटी क्या होती है? शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करती है और शिक्षा का जो स्तर है उसको बेहतर बनाए रखती है। इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा हमारे शिक्षक बंधु, सब कोई के ध्यान नहीं की ओर नहीं जाता है, सीधे पढ़ दीजिए कि इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, इस सभी चीजों को आपको ध्यान देने के बाद ही सही प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, तो इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट, कौन नहीं है? तो देखिए यूरिया क्या है? तो ये रासायनिक उर्वरक है। पोटास क्या है? ये भी रासायनिक उर्वरक है। फॉस्फेट क्या है? ये भी रासायनिक उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट जो है ना, ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट खाद जो हम लोग बनाते हैं, खाद है, उर्वरक ना है। कंपोस्ट क्या होता है? खाद होता है। तो खाद और उर्वरक में देखिए अंतर होता है। खाद जो होता है ये प्राकृतिक चीजों को मिला करके हम लोग बनाते हैं खाद, समझ गए? और ये जो ये आप यूरिया उर्वरक जो देख रहे हैं ये रासायनिक केमिकल बना करके मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो ये कंपोस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट खाद होता है और इसमें जो होता है जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को मिला करके जब खाद खेतों में छीटा जाता है तो ये भी एक रासायनिक उर्वरक के जैसा ही बहुत ही उत्पादन को बढ़ाता है। लेकिन कंपोस्ट एक खाद है और बाकी सब रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछ दिया है, एक दो बार के बाद मत पूछिए। तो देखिए हमारे पर्यावरण जो है, तो पर्यावरण में बहुत सी गैसें मिली होती है, लेकिन पूछ रहा है कि सांद्रण किसका सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसका एक चार्ट बना हुआ रहता है, इस तरह से चार्ट आप बना लीजिएगा, समझ गए? तो आप देखिएगा कि ये जो 78% भाग जो है ना ये नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, और 21% जो भाग होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो ये बार बार पूछता है, फर्स्ट और सेकेंड वाला तो बार बार पूछता है कि पहला और दूसरा किसका था। पहला नाइट्रोजन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में भाग लेना एकदम नहीं भूलिएगा। जो जुड़े हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी टेस्ट सीरीज में आइए और यहाँ पर आप अपना देखिए कि कितना सही कर पा रहे हैं। तो सिर्फ 100 रुपये में आपको जुड़ जाना है और आपको टेस्ट सीरीज का सारा नोट्स पहले आपको सुबह में मिलेगा बिना आंसर का। आप उसको बना करके हमको भेजेंगे, उसके बाद आपको फिर आंसर शीट मिलता है, आप देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप अभी कभी जरूर जुड़िएगा हमारे टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है। आइए स्थानीय मान को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक से ना, देखिए 0.0159 ये दशमलव का स्थानीय मान है। याद रखिएगा ये किसका स्थानीय मान है? दशमलव का स्थानीय मान है। तो दशमलव में देखिए चलता है, ये 0 का कोई पूछेगा तो आपको बताना है 0/10, ये 1 का पूछेगा तो आपको बताना है 1/100,
कि 5 का कोई पूछेगा तो आपको बताना है 5/1000, और इधर कोई पूछेगा तो आपको उतना बटे, यानी 10 से स्टार्ट होता है। पहला दशमलव के बाद, दशमलव के इधर देखिएगा शुरू से, तो 10/10 करना है, 1 है तो फिर 100 करना है, फिर दूसर का बार है तो 1000 करना है। इस तरह से आपको करके बनाना रहता है। तो आपसे 1 का पूछा गया तो 1 का क्या होगा, तो देखिए 1 का आपको क्या होगा, 0.159 है ना, 0.0159 है। तो 0 का देखिएगा तो 0/10 आपको करना है, 1 का देखिएगा तो 1/100 करना है, अगर 5 का देखिएगा तो 5 कितना करना है, 1000 करना है, और 9 का देखिएगा तो 9/10,000 करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बनाना पड़ता है स्थानीय मान को। तो एकदम देख लीजिएगा, दशमलव वाला एक बार बार पूछता है, बहुत हल्का है, बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो जिनका भी राइट आंसर सी आया बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, यदि x + 2 = 0 है तो x² + 2 के मान बताइएगा जल्दी जल्दी, आप लोग समझ गए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x + 2 = 0, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये +2 है, ये बाउंड्री पार करेगा तो +2 बन जाएगा -2, का बन जाएगा -2। अब आपसे पूछा है कि x² + 2 के मान क्या होगा, तो बताइए ना, x² + 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x² यानी -2 के स्क्वायर कर दीजिए और +2, यही ना, माइनस का स्क्वायर अगर देखें माइनस है, माइनस के ऊपर सम संख्या पावर के रूप में है तो प्लस हो गया, और 2 के स्क्वायर देखिए 4 हो गया, तो 4 और +2 होता है, तो एक आंसर 6 हो गया। कितना हो गया, 6 आपका किस में आया देख लीजिए, तो 6 आपका आया है बी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, औसत बराबर क्या होता है एकदम दिमाग में रखिए, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या के योग अबट्टे कुल संख्या कै गो है दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो सभी संख्या के योग कहे के मतलब एक जोड़ लीजिए, 8 और 7 15 और 5 20 और 4 के 24 हो गया ना, अब बट्टा कुल संख्या, तो संख्या कै गो देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो है, तो 4, तो बट्टा में 4 कीजिए, तो 4 6 के कितना हो गया, 24 हो गया ना, तो यह 6 आंसर होगा। 6 केकरा में है, बी में है, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, देखिए बता दे रहे हैं आपको, ऐसे नहीं छोटा छोटा प्रश्न आएगा, लेकिन समय बहुत कम है, आपको बता दे रहे हैं, एकदम विश्वास मानिएगा, समय इतना कम है ना, प्रश्न इतना ज़्यादा है कि अगर नहीं बना के रखिएगा ना तो यह में समय लगेगा ज़्यादा, और आपको उतना प्रश्न बना भी नहीं पाइएगा। इसलिए समय के अंदर इस टेस्ट सीरीज को आप लोग बनाइएगा, हम आपको यहाँ डिटेल्स कर दे रहे हैं, अगर बनाना रहता तो तुरंत बनता, ठीक ना, लेकिन आपको जो है 10 मिनट के अंदर ही बनाना है। जब भी आपको प्रश्न खोलिएगा, प्रश्न आपको देखिए हम पहले भेज देते हैं, जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं उनको प्रश्न पहले ही मिल जाता है, और उसके बाद वो प्रश्न को बना के भेजते हैं, फिर आंसर शीट भी मिल जाता है, और वो करके देखते हैं कि कितना समय में बना है, ठीक है, और कितना सही हुआ। तो ये चीज़ में जरूर जुड़िए आप लोग ना। 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो देखिए 2 किलोमीटर में कितना मीटर, 2 किलोमीटर। अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में होता कितना है, 1000 मीटर होता है ना, 2 किलोमीटर में कितना हो गया, तो 2 गुने 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो 2 गुने 1000 तो 2000 मीटर हो गया कितना हो गया, तो यह एकड़ देखिए आंसर हो गया कितना, 2000 मीटर हो गया। ओके, चलिए आगे देखिएगा, अगला हिंदी का आगे देखिए, सब के इसमें मिल रहा है आपको, ये ना समझिएगा कि केवल एक है, सब मिला के ये टेस्ट सीरीज बना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी सब्जेक्ट इसमें जांच सकते हैं अपना कि कितना मेरा सही जा रहा है। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है, आकाश, अवनी, मेघ या बादल। पर्यायवाची शब्द यानी उसी के समान अर्थ देने वाला शब्द, जो शब्द कह रहा है उसी के समान अर्थ देने वाला शब्द को प्रकट करने वाला शब्द के पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना। तो अंबर मने क्या होता है बताइए, आपको पता होगा अंबर का पर्यायवाची माने, अंबर मने देखिए यहाँ पर होता है आकाश, अगर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आकाश, तो अंबर के मतलब आकाश हो जाएगा। अवनी दूसरा चीज होता है, मेघ बादल हो जाता है, अब मेघ भी यहाँ बादल, तो आकाश के पूछा था, अंबर मने आकाश, तो अंबर के समान पर्यायवाची शब्द देखिए यहीं पर मिल गया आपको पहले में, तो आकाश आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, अपेक्षा का विलोम शब्द, तो विलोम शब्द माने उल्टा अर्थ देवे वाला के कहते हैं। ठीक है, जे उस शब्द के अर्थ है ओकर उल्टा अर्थ जे हुई ओकरे विलोम शब्द कहते हैं ना। तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, तो किसी से आप अपेक्षा करते हैं तो वो आपको क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है, जो आप सोचते हैं ओकर जस्ट विपरीत वो करता है। तो अपेक्षा के विलोम शब्द देखिए उपेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए
उपयुक्त मुहावरा है, मुहावरा पढ़ लीजिएगा सब मुहावरा। और जो हमारा से क्लास में जुड़े हैं वह टेस्ट सीरीज में देखिए बढ़िया नंबर ला रहे होंगे, हम जानते हैं। तो आप सब जो क्लास में न जुटे हो क्लासों में जुड़ जाइएगा, बाकी टेस्ट सीरीज तो अलग से चलिए रहा है ना। अब पूरा क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों ले रहे हैं जे, तो उनका सिर्फ 350 रुपीज़ लग रहा है। तो आप सभी दोनों के लिए जुड़िएगा तो 350 लगेगा। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है? रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना, आकाश से बातें करना। तो देखिए एक कहावत हम इनके घर में सब कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ बैठल भैंस पकड़ा, यानी केकरो कुछ सिखावत रहिएगा लेकिन उ जे करता है वह करेगा, तो ओकरे ला कहावत आता है भैंस के आगे बीन बजाओ। यानी मूर्ख व्यक्ति के आगे कुछ आप उपदेश देवत रहिए, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो यह हो गया जाएगा सी आंसर एक। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सबसे करें। व्यर्थ समय मत गवाओ, खाली जगह है पछताना पड़ेगा। क्या इसमें सही भराएगा? ताकि, क्योंकि, तुरंत, अन्यथा। क्या सही लग रहा है आप सभी जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए कहा जाता है मूर्ख व्यर्थ समय मत गवाओ, अन्यथा पछताना पड़ेगा। क्या बोला जाता है? अन्यथा। इसमें सही जो भराएगा वो देखिए होगा डी, अन्यथा। अन्यथा पछताना पड़ेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप इंग्लिश का आगे ना, हिंदी समाप्त हुआ, आपका इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के लिए कोई डायरेक्शन है, देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन से स्टार्ट है, देखिए 13 से लेकर के 15 तक 16 तक के लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है। तो देखिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग भरना है। देखिए 4 को नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों स्पेलिंग एक ही चीज़ का होगा लेकिन स्पेलिंग एक ही सही होगा उसमें। तो यही प्रकार है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में करेक्ट स्पेलिंग वाला कौन होगा वो आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो मच इन द रिजल्ट, देयर इज नो मच डॉट डॉट इन द रिजल्ट, डिफरेंस डिफरेंस डिफेंस डिफरेंस, यही लिखा हुआ है, सब डिफरेंस का है। तो अब बताइए आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंस का सही स्पेलिंग कौन है एकरा में। तो डिफरेंस का होता है अंतर, जो होता है DIFFERENCE, डिफरेंस होता है ना। तो ये डिफरेंस किस में है? देखिए DIFFERENCE, ठीक है, तो ये डिफरेंस ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ना। देखिए अगला है प्लीज बी डॉट 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 ब्रीफ 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 ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीफ मतलब संक्षिप्त जो है, तो ब्रीफ का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो ब्रीफ का सही स्पेलिंग होता है BRIEF। ठीक है, ये ब्रीफ किस में है? पहला में है नहीं, दूसरा में है जी, तीसरा में ये भी गलत, तीसरा, यानी ब्रीफ ये सही है बी, तो बी वाला ही भरा जाएगा इसमें। ठीक है, कीप क्या है? कीप है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डोंट मेक ए नॉइज ना, तो क्या बोलते हैं? कृपया शांति बनाए रखें ना। तो इसी में क्वाइट का स्पेलिंग क्या होगा? तो क्वाइट का सही स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए कि कौन सा होता है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं प्लीज कीप क्वाइट, क्वाइट के लिए हम लोग लिखते हैं देखिए QUIET, क्या लिखते हैं? क्वाइट होता है ना। तो क्वाइट का स्पेलिंग इसमें जो सही आ रहा है वो देखिए आपका यहाँ पर आ जा रहा है सी नंबर। ठीक है, क्या आ जा रहा है? सी नंबर ना। चलिए अगला है गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट। तो गिव मी अ प्रॉपर खाली स्थान फॉर पेमेंट, तो क्या होगा? रिसिप्ट मिलता है ना, पेमेंट का क्या मिलता है हमको? रिसिप्ट मिलता है। तो रिसिप्ट का सही स्पेलिंग आपको याद रखना होगा कि क्या होता है। तो रिसिप्ट जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है? RECEIPT, रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट RECEIPT किस में? सी में है, तो सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये स्पेलिंग करेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको ये सब याद कर लेना है कुछ इंग्लिश के अंतर्गत ना। चलिए अब आ गया है यहाँ पर CDP जो आपके एग्जाम में आएंगे। बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो जो 2009 RT जो हम लोग के लिए बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अधिकार लागू किया गया, उसमें क्या किया गया है? 6 से 12 वर्ष के लिए लागू किया गया है, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 6 से 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर देखिए 2009 में पारित किया गया था, उसका था 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, तो 6 से 14 हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, आपको बताना है कि शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का,
बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक बार 101 बार प्रश्न पूछ दिया गया है, आपको बता दे रहे हैं। इतना बार सब प्रश्न आया हुआ है जो हम रिपीटेशन करवा रहे हैं ना, कि समझिए कि ये कौन जरूर आएगा एग्जाम में, आना ही छपना है, समझे। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आपको आ रहे हैं, और बाकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सीरीज में आ रहा है, बाकी दूसरा कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम 100% भिड़ने वाला है। तो आप सभी इसका नोट्स और पीडीएफ जरूर लीजिएगा, और डेली जुड़ करके तैयारी करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सिर्फ 100 रुपए में। तो आज ही और अभी मोबाइल नंबर दे करके संपर्क कीजिएगा, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज में आप पीछे ना हो सके और अपना स्थान देख सके कि हम कितना स्थान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए वो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान दोनों का ही जब शिक्षक को ज्ञान होगा तभी वो विद्यालय के बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो है किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भी प्रश्न आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सब में पूछ दिया है, समझ गए। स्नेह का संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध होना चाहिए, सम्मान का संबंध होना चाहिए, या उपर्युक्त सभी का संबंध होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो ये देखिए उपयुक्त सभी रहेगा ना संबंध, तभी बढ़िया। स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, और सम्मान का भी भाव होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। बच्चे की बुद्धि लब्धि, एक बच्चा है जेकर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बच्चा है। बार बार देखिए बुद्धि लब्धि पूछता है, और बुद्धि लब्धि का जो हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं उनको बुद्धि लब्धि का इतना अच्छा नोट्स दिया गया है कि उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो लाइफ टाइम जो है सीडीपी आप भुलाइएगा नहीं। तो अभी तक जो क्लास में लोग नहीं जुड़े हैं, हम बताते हैं आप क्लास में भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ पर आप बना सकते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, जहाँ से आप अपना आकलन कर सके कि कितना हम सही बना पा रहे। तो दोनों में जरूर जुड़ जाइएगा ना, और केवल टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो 100 रुपये पेमेंट करके जुड़ जाइएगा। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह किस प्रकार का बच्चा है, तो वह बच्चा जो देखिए सामान्य बच्चा है। क्या है, सामान्य बुद्धि का बच्चा है। यदि एम का अर्थ प्लस है, अब देखिए रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आ गए हैं रीजनिंग में। यदि एम का अर्थ प्लस है, एन का अर्थ माइनस है, और पी का अर्थ गुना है, तो 15n 10 P3 का मान क्या होगा बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको गणित है, कैलकुलेशन है। 15n 10 P3 के मान क्या होगा, तो देखिए 15n के क्या कहल जाता है, माइनस, तो माइनस 10, और P के क्या कहल जाता है, गुना 3। अभी बोर्ड मास वाला नियम याद रखिएगा, पहले केकर काम होगा बताइए, गुना के काम होगा ना। तो 15 माइनस 10 दिया, कितना हो गया 30। अब 15 में से 30 घटाइएगा तो कितना होगा, -15 होगा ना। तो ये बोर्ड मास याद रखिएगा, बदमाश वाला नियम। और जो नहीं देखे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि बदमाश के नियम आपको चाहिए। तो बदमाशे के देखिए बोर्ड मास कहल जाता है, और हम इन पढ़ते हैं बदमाश। तो बदमाश जेकर याद हो गया वो इस तरह के प्रश्न को बना लेगा, और एगो प्रश्न बदमाश पर एकदम छपेगा ही छपेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा कॉल कर लीजिएगा। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ आकृति एक दिया हुआ है और उसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। 3 4 2 और बीच में आ रहा है 24, और 6 7 2 और बीच में आ रहा है 84। तो 4 5 6 है, तो बीच में कितना आएगा भैया बताना है आपको, समझ गए। तो यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 लिख रहा है ना। 6 7 42 और 42 दूनी 84 लिख रहा है ना। तो अब देखिए 4 5 20 और 20 छक्के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। तो 120 कॉमन में है, सी में है ना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 120 हो जाएगा, समझ गए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, यदि किसी महीने के 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन होगा। एकदम बार बार पूछता है। तो देखिए, तो किसी महीना का 10वां दिन यानी 10 तारीख को कौन सी है, तो शनिवार है, 10 को शनिवार। तो 10 में 7 जोड़िए, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 17 तारीख के भी क्या हो जाएगा बताइए, शनिवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख के भी कौन दिन हो जाएगा बताइए, तो 24 तारीख के भी हो जाएगा शनिवार, होगा ना। लेकिन आपसे पूछा है कि उस महीने का 27वां दिन, तो 24वां दिन शनिवार हुआ, तब 25वां दिन रविवार होगा, और 26वां दिन का हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, और 27वां दिन जो पूछ रहा है वो दिन मंगलवार हो जाएगा ना। तो मंगलवार है कौन में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड इज अबस्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बताना है कि इसमें से कौन सा नाउन जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और ये आपका बिहार और यूपी और एमपी सब जगह ये नाउन से पूछा जाता है। तो नाउन देख लीजिएगा, नाउन का हमने यहाँ पर नोट्स भी आपको दे दिया है। चाइल्डहुड,
होनेस्टी, यंग या ऑल ऑफ दिस। देखिए चाइल्डहुड बचपना जो है ना वो भी अनुभव करने की चीज़ है। अब हम अनुभव करता है आदमी, उसको ओनली फॉर फीलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको ना टच कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो जिसको हम टच नहीं कर सकते ओनली फॉर फीलिंग कर सकते हैं वो अब स्टेक में जाएगा। ऑनेस्टी भी एक प्रॉपर्टी है, गुण है, ये भी आपको यहाँ किस में जाएगा, तो वो भी आपको जो है अब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। और यंग जिसको जवान कहते हैं, नौजवानी कहते हैं, वो भी ओनली फॉर फीलिंग की चीज़ है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट निगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको निगेटिव सेंटेंस चुनना है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस कौन है इसमें, राम इज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, यू डू नॉट गो टू मार्केट, शी डज नॉट प्ले ग्राउंड, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो भी वाक्य में नो या नोट लग गया, नोट, ये देखिए डोंट मने डू नोट है, डोंट मने डो नोट है, ठीक है, और डज नोट है, तो जितने में नोट लगे वो सब नेगेटिव सेंटेंस में जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाता है, तो खून का रंग कैसा होगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो रीजनिंग का नोट्स बनाया हुआ है, सारे नोट्स आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का 30 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं, और रीजनिंग का वीडियो भी आप उसी में मिल जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, इस रीजनिंग को जो एकदम छप रहा है आपका जैक में, छप रहा है, एकदम छपा हुआ ही प्रश्न है, समझ गए। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा है आपसे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न पूछा है आपसे, तो खून का रंग कैसा होगा, यही प्रश्न आपका है, ठीक है। तो आप बताइए खून का रंग होता कैसा है, सबसे पहले आंसर आप दे लीजिएगा। तो खून का रंग देखिए होता है लाल, यही आप कहिएगा ना, यही आप कहिएगा ना, कोई भी कहेगा कि खून का रंग लाल होता है, चलिए लाल होता है ये आप जान गए ना। अब प्रश्न को पढ़िएगा कि लाल को क्या कहा जाता है, अब पढ़िए कि लाल को क्या कहा जाता है। तो यदि लाल को पीला कहा जाए, तो लाल को क्या कहा जाता है भैया, बोलिए, पीला कहा जाता है, तब पीला आंसर होगा। शुरू बार जो आपको प्रश्न पूछा होकर आंसर अपने मन से दे लीजिए, और जो लास्ट आंसर होगा वो अब देखिए कि लाल के का कहल जा रहा है एकरा में, तो लाल के पीला कहल जाए, इला पीला, ठीक है। देखा राइट आंसर पीला होगा, 101% सही होगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और यहाँ से एक प्रश्न आपका छप रहा है, तो छप रहा है, ठीक है। चलिए 4, 9, 16, 25 खाली जगह पे क्या भराएगा बताइए, 15 भराएगा, 25 भराएगा, 36 भराएगा या 49 भराएगा, क्या भराएगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं। 4 जो है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु 2 का स्क्वायर है, 9 जो है देखिए 3 का स्क्वायर है, 16 जो है देखिए 4 का स्क्वायर है, 25 जो है देखिए 5 का स्क्वायर है। तो अब देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो अगला क्या होगा, 6 ना होगा। तो 6 के स्क्वायर का होगा बताइए, 36 होगा कि ना होगा। तो 36 केकरा में आयल है देखिएगा, 36 जो है सी में आया है, तो ये एक राइट आंसर हो गया। तो 5x प्लस 4 बराबर 19, तो x का मान बताना है, बहुत ही जल्द बनाएंगे। देखिए यहाँ पर x का मान क्या कुछ होने वाला है। तो आप देखिए दो तरह से कीजिएगा, देखिए ये लेफ्ट साइड है ना और ये राइट साइड है। तो 5x प्लस 4, तो x की जगह पर मान बैठाइए, सीधे x की जगह पर मान बैठाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम देखेंगे अगर 2 बैठाते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 14 होता है, इधर 14 होता है, जो कि ये नहीं होगा। अगर 3 बैठाते हैं तो देखिए 5 तिया 15 और 4 19 होता है, यानी 3 इसका आंसर हो जाता है 3 बैठाने पर। तो कैसे बैठाएं, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 5x प्लस 4 बराबर 19, तो तीनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हमने x की जगह पर देखिए बिठा दिया यहाँ पर बारी बारी से, तो ये डायरेक्ट आप काम करेंगे, जितना सोचेंगे नहीं ना। तो 5 गुने 3 और प्लस 4 कितना हो गया, देखिए 5 तिया 15 और 4 19 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी x का मान यदि हम 3 रख रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सिर्फ ऑप्शन को देख करके, तो आपका समय बहुत ही कम होता है और आप बहुत जल्द बनाएंगे। और नहीं तो फिर बेसिक रूप से बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये बाएं साइड है, ये दाएं साइड है, ये जो अंक को अंक की तरफ करेंगे तो 4 को बॉर्डर पार करेंगे तो ये देखिए -4 बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 बॉर्डर पार हो गया, तो यहाँ पर आपका सिर्फ बच गया 5x, और 19 में से 4 गया तो बच गया 15, और डायरेक्ट यही काटिए, 5 एक कम 5 और 5 तिया 15 हो गया ना, और यहाँ बचा x बराबर 3। तो आप इस तरह से इसको बहुत जल्द में कर सकते हैं, x बराबर 3 आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिएगा 2m प्लस 3 इंटू 2m माइनस 3 का मान क्या होगा, ये भी आपको बंगाल टेस्ट में पूछा गया था, ठीक है। 4m स्क्वायर होगा, 4m स्क्वायर प्लस 9 होगा, 4m स्क्वायर माइनस 9 होगा, या कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे से मतलब आप एक रूल जानते होंगे, नियम जानते होंगे, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए ए के जगह पर जो शुरू वाला है वो ए है और जो दूसरा का बार है वो बी है, तो ए का स्क्वायर यानी 2m का हम स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2m का स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यानी 4m स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर राइट आंसर होगा। और यह ऑप्शन किस में आपका है, सी में है, तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपके आकलन परीक्षा में जितने प्रश्न आने वाले हैं अगर आप बहुत धीरे धीरे बनाइएगा तो आप जानते ही प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, इसलिए आपको यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप दो एंगल जान जाइए, एक होता है यहाँ पर पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण, दोनों में से एक प्रश्न आपका पूछ दिया जाता है और ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न रहेगा, ज़्यादा भारी प्रश्न देखे के जरूरी मत समझिएगा। न तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन है और समय 180 मिनट है, संभव नहीं है कि उतना बड़ा प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा प्यारे शिक्षक बंधु। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो देखिए यदि दो कोणों का योगफल जैसे कोण ए और कोण बी, दो गो कोण है, ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ओकरा देखिए हम कहते हैं पूरक कोण, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एगो कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसर का ना दिया है, तो मान लीजिए कोण ए को रहने दिए और कोण बी की जगह पर लिख दिए 45 डिग्री, अब बराबर में हो गया 90 डिग्री, तो ए को मान कितना होगा, तो देखिए जब पूरक कोण निकालना हो ना तो दिमाग में रखिए, जब पूरक कोण निकालना हो ना तो 90 में से घटा दीजिए कॉमन वाला कोण जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ कितना है देखिए 45 डिग्री दे लेना, तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटाइए ना तो कितना बचेगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होकर पूरक कोण हो गया, समझ गए। तो ये पूरक कोण 45 डिग्री कौन में आंसर है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरक कोण एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, एक प्रश्न ही बार बार आ रहा है ना। नायक में कौन सा प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की इतना अच्छा वीडियो आपको हम यहाँ पर दिए हैं, जो पढ़ लेंगे उपसर्ग प्रत्यय कहीं ना भुलाइएगा, और एक प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से लगभग रहिए जाता है कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सबसे पहले देखिए आपको हम बताएं कि संधि विच्छेद कर लिया कीजिए। तो नायक के संधि विच्छेद देखिए होता है नय और जोड़ होता है अक, क्या होता है नय जोड़ अक, और एक कहते हैं नायक। देखिए ये प्लस जो है आपका बॉडी है, प्लस के पहले वाला जो होगा वो उपसर्ग होगा और प्लस के बाद वाला जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो नायक के जब हम यहाँ पर किए हैं तो नय जोड़ अक, तो जो पहले लगा तो पहले लगा है नय, ये हो गया उपसर्ग, और बाद में लगा है अक, अक हो गया प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय होगा, अक होगा, और अक कौन में ऑप्शन दिया है, बी में दिया है, ठीक है। दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में, ये छत्तीसगढ़ और यूपी में बार बार पूछ रहा है दोपहर में कौन सा समास है। देखिए तो दोपहर का मतलब होता है, देखिए दो पहरों का समाहार, यानी दो पहर उसमें मिला हुआ रहता है, दो पहरों। और यहाँ दो क्या चीज है बताइए, दो संख्यावाचक है ना, दो संख्यावाचक है। तो और द्यू में देखिएगा, द्विगु में भी द्यू है, तो द्यू माने दो होता है, इहो संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक शब्द जितना आएगा, अगर समास के विग्रह आप कर दीजिएगा और संख्यावाचक आएगा तो उसको द्विगु में डालिएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एकदम खाली संख्या देख के द्विगु मत मारे लगिएगा, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। संख्या के देखिएगा और ओकर अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि में डालिएगा, अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि। जैसे अब कहिएगा काहे सर, तो देखिए यहाँ पर एक हम बताते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के मतलब क्या होता है बताइए, तो जिनका तीन नेत्र हो, तीन नेत्र का समाहार। तो तीन देखिएगा तब क्या कहिएगा कि द्विगु में मार देख रहे हैं, ये आंसर हो नहीं, तीन का मतलब तीन नेत्रों का समाहार, तेकर विशेष अर्थ निकल गया, तीन नेत्र केकर है, तो हम लोग शंकर भगवान के कहते हैं। तो देखिए विशेष अगर अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि में डाल देना है ओकरा, समझ गया, बहुब्रीहि में डालिएगा। चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। और इसका जो वीडियो अभी तक मान लीजिए आप देखे हैं और हमारा यहाँ पर जो क्लास चल रहा है उसमें नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। और टेस्ट सीरीज तो ये आपका चल ही रहा है, टेस्ट सीरीज जो है आपको देखिए कैसे होता है। तो आप जो टेस्ट सीरीज में हमारे साथ 100 रुपये दे करके जुड़ना है आपको, उसमें क्या है कि आपको सुबह में देखिए प्रश्न पत्र मिल जाता है, आपको 10 मिनट के अंदर टिक करके मार लेना है, फिर आंसर शीट आपको मिलेगा, उसके बाद मिलाइएगा कि कितना हम पानी में जा रहे हैं, और बाद दोनों मिला लीजिएगा तो फिर वीडियो दे देंगे और तीनों मिला लीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट सीरीज का 100 रुपया में यहाँ पर एकदम जुड़ के मारिए, देखिएगा 100% प्रश्न छप रहा है यहीं से। तो छ को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए छ के संयुक्त व्यंजन बार बार पूछ रहा है, कहीं आपका भी लकड़ न लग जाए। तो छ के किस प्रकार से लिखते हैं बताइए, क हलंत स
क हलंत च या क हलंत क्या होता है? तो छ जो है संयुक्त व्यंजन है, बार बार पूछा है और ओकरा लिखते हैं क में हलंत और स लिखते हैं। बात समझ गए? एकदम देख लीजिएगा, नजरिया पारिख रखिएगा, तुरंत आ जाएगा। बड़ भाई के बदले में एक शब्द कौन होता है बताइए? विभिन्न बदलों के बदले एक शब्द से को प्रश्न पूछता है कि बड़ भाई के बदले में कौन शब्द होगा? बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर। तो बड़ भाई के बदले में उतना न कह करके अगर हम खाली कहें कि अग्रज, तो वो हो गया बड़ भाई। अग्रज मने बड़ भराता, अनुज मतलब छोट भराता, समझ गए? और सहोदर मतलब जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, दोनों भाई सहोदर हो गए ना। तो एकरा बड़ भाई के बदले में अगर कहना है, कोई कहेगा कि हमारा बड़का भाई है और हम कह दें कि ना ये हमारा अग्रज है, तो ओकर मतलब बड़के भाई हो गया, समझ गए? चलिए ठीक है। अब आइए पर्यावरण का, यहाँ पर देखिए आ गया पर्यावरण का। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, बताइए। आया हुआ है, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है, कितना दिमाग लगाना है। देखिए, पेड़ पौधे में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। बताइए, पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, मोटा रहा तो मोटाइते जा रहा, मोटाइते जा रहा। डाली यहाँ था तो कल 1 साल बाद यहाँ आया, 1 साल बाद यहाँ आया और अंतिम तक यहाँ आ गया ना। तो पेड़ पौधा में वृद्धि कब तक होती है? तो ये देखिए, वो जब तक जिंदा है ना पेड़, जीवन पर्यंत होगा, एकदम न जीवन पर्यंत एकर वृद्धि होता है। तो राइट आंसर कॉमन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन पर्यंत पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। आदमियों में होता है का? तो नहीं। ठीक है, मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है बताइए? मनुष्य, हम लोग मनुष्य कौन कौन चीज से भोजन मिलता है? पेड़ से मिलता है ना, पौधा छोटे छोटे पौधों से मिलता है ना, जंतु से भी भोजन लोग करते हैं ना, यानी सभी। तो राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? सभी ना होगा। तो मनुष्य ऐसा चीज है जो सभी के खा जा रहा है, समझ गए? तो सभी आंसर दे दीजिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? देखिए, मरुस्थल पाठ हम पढ़ा दिए, मरुस्थल वाला नोट्स देख लीजिएगा आप लोग। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए उनका टेस्ट सीरीज में जो यहाँ पर हम 20 नंबर के, कभी 25 के ले रहे हैं, तो उनका देखिए यहाँ आ रहा है 19, 18, 17। लेकिन जो हमारे साथ जो क्लास में नहीं जुड़े हैं ना, उनका यहाँ पर देखिए आ रहा है 7, कोनो के 10, कोनो के 12, 13 ऐसे आ रहा है। तो आप अभी ये समय है, अभी भी आप जुड़ जाइए क्लास में। सिर्फ 350 रुपये में आपको क्लास मिल रहा है, और साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा ना। देखिए, तो मरुस्थल में जो होता है ना, वो कांटेदार पौधे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का जो कमी होता है, ओकर अनुसार वहाँ कांटेदार पौधा उगाया जाता है, या अपने आप उगाते हैं कांटेदार पौधे। तो कांटेदार पौधे में देखिए नागफनियों है और खजूरों है और कैक्टसो है, ये सब के कांटा तरी पत्ता होता है ना। तो ये ज्यादा करके उन्हीं उगते हैं। तो सभी एक आंसर होगा, क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? सबसे ज्यादा मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है बताना है आपको। गाय, भेड़, बकरी या ऊंट? तो कॉमन हो जाएगा, तो ऊंट हो जाएगा। और एकरा क्या कहते हैं? जहाजों कहते हैं ना। चलिए ठीक, अब आ जाइए आप सीडीपी में। ठीक है, किस में आ गए? सीडीपी में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 4 जगह ये प्रश्न पूछ दिया, 1 2 जगह ना, 4 जगह। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है समय? देखिए, एक बात तो बता देते हैं, जब यहाँ पर गर्भ ठहरता है, तो उसके बाद जो होता है, जो सफिशियंट समय माना जाता है बच्चा के विकास के लिए, वो माना जाता है 9 महीना और कुछ दिन। देखिए 10 दिन, 5 दिन और आगे चला जाता है, माने ये फुल टाइम हो गया, ये फुल टाइम। लेकिन कोनो कोनो तो 7 महीना में हो जाता है, तब वो करना ना गिनती करेंगे। केकरो 8 महीना में हो जाता है तो ना गिनती करेंगे। नियम के अनुसार देखिएगा तो 9 महीना है ना, 9 महीना। तो 9 महीना में जोड़िए ना कै दिन होता है, तो 1 महीना में 30 दिन लेंगे ना, तो 9 महीना में कितना हो गया? 270 दिन हुआ। और देखिए 9 महीना 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा माना जाता है। ठीक है, तो 10 दिन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 280 दिन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें देखिएगा जो नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है 280 है, तो ये एक राइट आंसर होगा। ठीक ना, ये एक राइट आंसर होगा। अगला है, यदि छात्र जो है अधिकांश कार्य स्वयं अपने हाथों से करेगा, तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। देखिए, सब ऑप्शन ऐसा लग रहा है ना कि सब सही है। हमरो लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है, क्या बताइएगा? तो देखिए, सीडीपी ऐसने होबे करता है। सोचिएगा कि मिल जाए तो कोनो ना मिलेगा, कितना पढ़ के जाइएगा वहाँ आपको अपने दिमाग वाला लगाना पड़ेगा, समझ गया? अपना दिमाग ना लगाइएगा तो सीडीपी निकलबे ना करेगा। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा अपने हाथ से ना, तो देखिए उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा कि आत्मनिर्भरता पैदा होगा छात्र में। वो अपने ऊपर सब काम करना सीख जाएगा और आत्मनिर्भरता पैदा होगा उसमें। ठीक है,
बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ट? तो देखिए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थॉर्नडाइक साहब जी हैं, और ये बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा है ना, एगो में ना, दोनों में पूछा है। जड़ बुद्धि वाला बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? जड़ बालक मैंने समझ रहे हैं ना, मूर्ख बालक, एकदम जड़े से मूर्ख है एकदम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितना होगा? 111 से 120 होगा, 91 से 110 होगा, 71 से 80 होगा, या 71 से कम होगा? तो देखिए जो जड़ बुद्धि वाला बालक होता है ना, ओकर समझिए तो 70 होता है, यानी 70 से कम हो जा सकता है, एकदम मूर्ख बच्चा, तो ओकर बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन एगो है 71, तो 71 वाला मारिएगा, बाकी ये सब नहीं जाएगा, 80 से ऊपर ना होता है। ठीक है, चलिए अगला। से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? ठीक है, जो मिट्टी होती है उसको नाइट्रोजन युक्त बनने पर मिट्टी क्या होती है? तो उपजाऊ हो जाती है। तो कौन सी फसल यदि हम लगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उर्वरा नहीं है, लेकिन वह उर्वरा बन जाती है, तो वह कौन सी फसल है? गेहूं, चना, आलू या मक्का? तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप सुने होंगे, दलहनी पौधों की जड़ों में जो होते हैं सूक्ष्म जीव राइजोबियम होते हैं, दाल वाले। तो यहाँ दाल वाला जो है, देखिए चना का भी दाल होता है, तो दाल वाले पौधे में चना आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फसल है आपसे पूछा गया है, तो वो देखिए चना होगा। कौन सा होगा? इसमें चना है, जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दलहनी फसल को लगा दें, जिससे अगला बार मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी। तो यह प्रश्न आपका विभिन्न राज्यों में पूछा गया, आप सभी देख लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज में तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा में यहाँ से लगभग आपको 80% मार्क्स भिड़ने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, और 15 जून से 21 जून तक। कब मनाया जाता है? तो देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो देखिए आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, साप्ताहिक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ये आपको हर बार पूछा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, ये आपको पूछा गया है। कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, या पौधा है? तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसका बहुत जल्द जो है यहाँ पर नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उस चीज को यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो नवीकरणीय में है, और जिसको बनाने में लगभग 100 से 100 साल वर्ष लग सकते हैं, वो अनवीकरणीय में है। तो कोयला यदि एक जगह से निकल जाता है तो उसको बनने में फिर 1000 साल लग सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोलियम में भी उतना ही समय लगता है, ये भी पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, यूरेनियम भी अनवीकरणीय। लेकिन पौधा जो होता है, देखिए पौधा यदि आप काटते हैं तो 5 साल बाद फिर वहाँ पौधा तैयार हो जा सकता है, यदि आप लगाते हैं, तो इसलिए यह जो है आपका नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत चला आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। ये आपको उत्तराखंड में आया हुआ था। ठीक है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये देखिए आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें देखिए सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, आपको सभी जितना आपको सिलेबस है सब इसमें कवर अप किया हुआ है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो देखिए कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्र जोड़ तेक, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक और प्रति जोड़ यक। ठीक है, तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होता है, देखिए वो होता है प्रति जोड़ एक। बहुत बार आया हुआ है, तो केवल आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको यदि आ जाए तो आप कभी उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, आप 100% उसको बना करके ही आएंगे। ठीक है, छात्र का बहुवचन है, छात्र का बहुवचन छात्राएं, छात्राएं, छात्रों या छात्र। ठीक है, तो छात्र का बहुवचन जो होता है वो छात्राएं होते हैं। ठीक है, लिखने पढ़ने में कौन सा समास? आपको बताना है कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो लिखने पढ़ने में कौन सा समास है आपको बतलाना है ना। तो देखिए लिखने पढ़ने में जो होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। आपको बता देते हैं, जैसे देखिए रात है और दिन है, रात है दिन है, तो ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है, और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो बीच में जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा ना, ओकरा एकदम द्वंद्व समास कहिएगा। और ये वाला समास जब बार बार आता है ना, तो आप 100% बना लीजिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। उल्टा रहेगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द रहेगा, और बीच में क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह रहेगा। तो योजक चिन्ह माने द्वंद्व, द्वंद्व माने देखिए होता है लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो जैसे आप कह रहे हैं उत्तर, आप कह रहे थे उत्तर, और एगो आदमी कह रहा है कि दक्षिण चलिए,
लिए, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में लड़ेगा कि ना लड़ेगा, तो ये द्वंद्व हो गया। अब बीच में उल्टा चिन्ह है कि नहीं, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, योजक चिन्ह लगल है ना, तो ये सब द्वंद्व वाला चीज जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न आएगा समास से, आप देख लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम, पुस्तक, समूह या सुगंध। देखिए आपको जो है अगर हिंदी में 18 में 18 लाना है तो आप बस मेरा जो नोट्स बना हुआ पीडीएफ वो सारा परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स या पीडीएफ आपको यहाँ सिर्फ कितना मिल रहा है, तो 30 रुपीज में मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है, 30 रुपीज में सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स 30 में आपको वितरित किया जा रहा है। आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा देने जाने से पहले, नहीं तो देखिए आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल वैसा ही प्रश्न लाया गया है जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, आकलन परीक्षा में एकदम छप रहा है। ठीक है, तो जरूर ले लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको देखिए राम, पुस्तक, समूह या सुगंध। तो राम क्या है, ये प्रॉपर पर्सनली नेम है, तो किसी का प्रॉपर या पर्सनली नेम रहता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालता है। पुस्तक क्या है, तो पुस्तक पूरी जाति का, यानी कॉमन कर रहा है ना, पूरी जाति का बोध होता है पुस्तक, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। समूह ऑलरेडी क्या है, समूह है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो गया, तो समूहवाचक में जाएगा। और सुगंध वैसा चीज है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, तो जिसको न छू सकते हैं न व्यक्त कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सेलेक्ट सुटेबल आर्टिकल ए एन द। देखिए 9 से 12 तक आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें आर्टिकल आपको भरना है ए एन और द। ठीक है, क्या लगेगा आपको बताना है। राम इज ऑनरेबल पर्सन, क्या लगेगा, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखिए राम इज क्या कर रहा है, ऑनरेबल पर्सन। देखिए सबसे पहला चीज आपको जब भी आर्टिकल पढ़ना हो तो देखिए बच्चा क्लास में हम बताते हैं कि यदि किसी शब्द का फर्स्ट लेटर ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये यानी वॉवेल होता है तो उसके पहले हमको लगा देना है क्या बोलते हैं, एन, और कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले लगा देना है ए। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आता है ना, तो यहाँ पर देखिए ये लेटर को नहीं देखना है, कभी भी आप लेटर को ना देखिएगा, क्या देखिएगा, तो साउंड्स को देखिएगा, ध्वनि में क्या उच्चारण। अगर साउंड्स जो है आपको वॉवेल हो रहा है, मतलब अ से लेकर के यदि अ तक हो रहा है तो यहाँ पर लगाइएगा एन, और यदि साउंड्स जो है क से लेकर के ज्ञ तक के बीच हो रहा है तो इसमें लगाइएगा ए। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, राम इज, यहाँ पर एच है लेकिन एच क्या है आपका, साइलेंट है, एच साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, ऑन्यूरेबल, ऑन्यूरेबल। तो देखिए आ रहा है ना, अ का मंत्र आ रहा है, तो आ वाला जितना आएगा सब जाएगा वॉवेल में, तो यहाँ पर वॉवेल होगा तो वॉवेल मतलब एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसका राइट आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रामायण इज अ रिलीजियस बुक, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पवित्र ये धार्मिक पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक के रिलीजियस बुक्स है, तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ये द लग जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए आपका द हो जाएगा। नेक्स्ट है सन इज राइजेज इन डॉट 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 ईस्ट, क्या होगा, देखिए ये वैसी चीजें जो दुनिया में केवल अपनी तरह से एक हो, ओनली फॉर वन इन यूनिवर्स। ठीक है, वी यूज आर्टिकल द, तो यदि केवल अपने नाम के पहले यहाँ पर जो होता है, अगर ओनली फॉर वन है दुनिया में वैसी चीजें जो केवल एक होती है उसके पहले द लगेगा, तो सन के पहले भी द लगेगा, और देखिए दिशाएं डायरेक्शन भी ओनली फॉर वन है तो इसके पहले भी द लगेगा, इसका राइट आंसर द होगा और ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। सीता इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा, ए एन द या ऑल ऑफ दिस, सभी होंगे। ठीक है, तो देखिए ब्यूटीफुल जो है एक क्या है आपका, ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में यहाँ जो डिग्री बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल का जो होता है, ब्यूटीफुल है इसका पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है, और कंपैरेटिव डिग्री में होता है देखिए मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में होता है देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जिसमें मोस्ट लगा हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और आप जानते होंगे यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर द, यानी सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैथ सीरीज को भी देख लीजिएगा, सारे सीरीज इसमें मिल रहे हैं, इतने अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट 1 से 5 का बनाया गया है, तो उसको में आप भाग जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। आप भी देख रहे हैं ना, अभी 99 देकर जुड़िए और देखिए आपका कितना आ रहा है डेली ऑनलाइन, और उसके साथ आप बात भी यहाँ पर करने का आपको समय दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। आज 32, 54, 5 में 2 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान देखिए आप सभी 1 से 5 शिक्षक के लिए हमेशा आने ही वाला है, तो देखिए 5 का स्थानीय मान इकाई पर है ना, तो ये 5 हो जाएगा। 4 का जब स्थानीय मान लिखना हो तो 4, और ये इकाई दहाई पर है इसलिए 40 होगा। ये 5 किस पर है, तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा मतलब 500 होगा।
और ये देखिएगा स्थान देकर के हम बता रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो कितना 2 है, तो 2000 हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और अगर इसको शॉर्ट में आप देखना चाहते हैं तो 3 2 4 5 का पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 का देखिए 5 लिख दीजिए, 4 के आगे 1 अंक है तो 4 पर एगो 0 बैठाइए, 2 लिखिए, 2 के आगे 1 2 अंक है, 5 और 4 तो यहाँ 200 लिखिए, 3 का लिखना है तो 3 लिखिए, और 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 पर यहाँ 3 0 बैठाइए। तो इस तरह से आप स्थानीय मान बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है और उसमें आपको क्या करना है, एक्स का मान बताना है, ठीक है। चतुर्भुज में यहाँ पर एक्स का मान बताना है, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल कितना होता है, यानी कोण ए की बात करें, कोण बी की बात करें, कोण सी की बात करें, कोण डी की बात करें, तो होता है देखिए 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। ए कितना है देखिए 75 डिग्री, बी कितना है देखिए 65 डिग्री, सी कितना है देखिए 105 डिग्री, प्लस डी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। आप जोड़िएगा यहाँ पर, तो 75 और 60 है आपका, हो जाएगा यहाँ पर 135 और 5 140 हो जाएगा, और एक बच गया आपका यहाँ पर 140 और 5 यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 100 एक बार इसको देख लीजिएगा, आपका जो जोड़ है वो कितना है देखिए 75 है ना, फिर 65 है और फिर 105 है, यही है। 5 5 10 और 5 कितने हो गए 15, 7 1 8 6 14 हो गए, और 1 1 245। अब 360 में से आप 245 को घटा दीजिए, जो आया वही आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3, 115 डिग्री देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 115 देखिए कहाँ पर है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से इसको बना देना है। 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आप हमारा मैथ का टेस्ट और नोट्स सभी परचेज कर ली है तो आपको यहाँ पर रोमन संख्या लिखने से कोई डरा नहीं सकता है। बहुत ही बेस्ट रोमन संख्या का नोट्स बनाया गया है। आप मैथ्स का भी नोट्स यहाँ पर परचेज कर लेंगे, आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे मैथ का नोट्स। तो 70 को रोमन संख्या हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए याद रखिएगा IVXLCDM, ठीक है, यानी 4 गो एक्सल और सीडीएम साबुन को याद रखिएगा। तो ये देखिए होता है 1, और ये देखिए होता है 5, ये देखिए होता है 10, ये देखिए होता है 50, ये देखिए होता है 100। अब बोलेगा कैसे याद रखें, तो करो ना भाई, इसको अल्टरनेट गुना कर लीजिएगा। एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एल हो गया 50। अब देखिए 50 से बड़ा लिखना है हमको, 50 से बड़ा लिखना है ना, तो 50 से बड़ा लिखना है तो एल, और यहाँ पर 70 लिखना है तो ये लेंगे तो 10 60, और ये लेंगे तो ये 70। यानी हम लोग जिस चीज को, किसी चीज को 3 बार अधिक से अधिक लिख सकते हैं जिसमें एक्स भी शामिल होता है, तो LXX इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रायिकता आपको यहाँ पर जो है 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो प्रायिकता देखिए आपको बार बार पूछ भी दिया जाता है। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रायिकता बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट, घटना की संख्या। तो अब बताइए एक सिक्का को हम उछालेंगे तो चित कितना बार आएगा, 1 के बार आएगा। जब भी आएगा तो चित 1 बार आएगा ना, हेड और टेल दो ही उसमें घटना हो सकता है, तो चित आना है तो 1 होगा। और नीचे होता है देखिए टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट क्या होगा, उसमें टोटल एक सिक्का में टोटल इवेंट क्या आ सकता है आपको, चाहे चीट आ सकता है चाहे पट हो सकता है। टोटल इवेंट 2 होगा, तो ये टोटल इवेंट नीचे होता है, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि चीट में 1/2 होगा तो पट में भी क्या होगा, तो पट में भी 1/2 होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा बनाए रखना है तो इसमें किसका भूमिका महत्वपूर्ण होगा। शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, रुचियों की भिन्नता होनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका या विद्यालयी वातावरण। कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करेगा, तो देखिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा हो तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक हैं उसकी शिक्षा को किसके साथ दिया जा सकता है, क्या प्रावधान किया जा सकता है, आपको बताना है। समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी तरह का बालक है अगर उसको समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस बालक को सभी के साथ जाने का मौका मिलता है और सभी के गुण सीखने का मौका मिलता है। इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए बल्कि समावेशी शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, रीजनिंग का आपका सेक्शन हो जाएगा ये 3 4 6 9 13। आगे क्या भराएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 13। अब देखिए पहली बार हमने 1 जोड़ा,
दूसरा बार 2, तीसरा बार 3 और उसके चौथा बार 4, तो अबरी आपको जोड़ना पड़ेगा 5। तो 13 में 5 जोड़िए कितना आएगा बताइए? 18 आएगा ना। 18 किस में आया है? सी में आया ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या भराएगा? ए डी है, बी है, सी एफ है, यहाँ पर क्या आएगा आप देखिएगा। तो देखिए हम देखते हैं ए बी बी सी, और यहाँ पर क्या होगा? ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी आया, तो सी के बाद क्या जाएगा हमें बताइएगा? डी जाएगा ना, तो डी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिएगा, तो यहाँ डी था, डी से ई आया, ई से एफ आया, एफ से क्या जाएगा बताइए? जी जाएगा ना, तो डी जी क्या होगा? डी जी। डी जी किस में है? अब ध्यान दीजिए, तो बी में है। डी जी आपका किस में? बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हमारे यहाँ से जुड़े हैं उनको यहाँ पर लिपि पर आधारित सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए पंजाबी का तो होता है, देखिए यहाँ पर गुरुमुखी हो जाता है, और उर्दू का देखिए हो जाता है फारसी, होता है ना। लेकिन मराठी जो लिपि है, मराठी है, वो उसकी लिपि देवनागरी ही है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी गुरुमुखी में है, उर्दू फारसी में है, और मराठी जो है हिंदी में है, देवनागरी में। ठीक है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, सिर्फ 30 रुपए में हिंदी का नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पुस्तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो देखिए पुस्तक जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये कॉमन है। किसी भी पुस्तक का नाम लेते हैं तो उसमें कॉमन हो जाता है, इसलिए जो कॉमन पर्पज से होता है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो पुस्तक जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और संज्ञा से आपको इस तरह का नोट्स यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, जो कि अब तक जितने परीक्षा में संज्ञा से आए हैं सारे संज्ञा को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको बना दिया है। आप अवश्य उस नोट्स को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ग्रामर में आपको बता रहे हैं 18 में 18 आने से कोई रोक भी नहीं सकता है आपको। ठीक है, जरूर अभी तक यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, जब भी आपको मिले जरूर खरीदिए। अगला है रात और दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर समास का भी आपको नोट्स बहुत ही विस्तृत बना के दे दिया गया है, इसका वीडियो भी उपलब्ध है। आप सभी नोट्स और वीडियो एक बार परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात और दिन, रात और दिन मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और एक दूसरे का अपोजिट होगा तो हमेशा क्या होगा? लड़ाई होगा, द्वंद्व होगा। तो इसी को देखिए, एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह, ये चिन्ह लगा हुआ हो, तो सभी द्वंद्व समास में जाएगा। ठीक है, तो रात और दिन यह कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण, पर्यावरण अध्ययन का देखिए प्रश्न आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? धुआं एवं कुहासा के कारण, वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण, जलती लकड़ी से निकलता धुआं, या इनमें से सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण इनमें से सभी हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अब बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए स्थल पर ही पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है? यहाँ विश्व उष्णन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? कौन इसका सही आंसर होगा? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग विश्व उष्णन कहते हैं उसका कारण होता है वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो वहां का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है, और इसी तापमान को बढ़ना जो है विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये CO2 बताइए कैसे बढ़ेगा? तो CO2 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है? तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, यानी वायु प्रदूषण जो है इसका मुख्य कारण माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है। जल का रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, H2O2, O3 या HO2? क्या होगा? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका देखिए होता है H2O। क्या होता है? H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अब मैथ के अंतर्गत आ जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की बात करें हम तो एक को कह रहा है कितना? एक त्रिभुज की भुजाओं के माप मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है,
और एक 5 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अगला है 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4.5/2 मीटर रस्सी काट लिया गया है, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल क्या होगा, कुल रस्सी की लंबाई जो है आपका 10.1/2 मीटर है और उसमें से काट लिया गया है कितना, 4.5/5 मीटर, 8 मीटर। तो कितना बचा आपको बताना है। तो चलिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा ना। और माइनस कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 5 37/8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, तो ये भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 2 चौके 8 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 21 चौक 84 और 84 में से 8 है कम 8, 37 घटाइएगा। 84 में से 37 घटाइएगा। ठीक है, 84 में से 37 घटाइएगा, आपको कितना बच जाएगा, तो 47/8 बच जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा तो बट्टा में 8 होगा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 और 7 47, यानी 5.7/8 मीटर जो है बचेगा आपका। 5.7/8 मीटर किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अपने से भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जब भी देखिए आप टेस्ट सीरीज का आंसर देते हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और आप जल्दी जल्दी बना सके। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए 1.44 भागे 0.12 का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो यदि आपको दशमलव का भाग आता है तो बहुत जल्द आप कर सकते हैं। देखिए 1.44 भागे कितना है, 0.12, यही ना। देखिए इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो नीचे क्या बैठेगा 100 और इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो ऊपर भी क्या बैठेगा 100। जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर से हटाते हैं नीचे, 100 कट गया ना। बचा क्या आपके पास, तो 144/12 बच गया आपके पास। कितना बच गया, देखिए आपके पास अब बच गया 144/12। 144 में 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12 और यहाँ 2 4 तो 12 दूनी 24, यानी 12 कितना हो गया 12। तो राइट आंसर इसका कितना आ रहा है, तो राइट आंसर 12 आ रहा है। 12 किस में है आपका, तो 12 यहाँ ए नंबर ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होता है। एक शिक्षक को क्या उचित होता है आपको बताना है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे में रुचि बनी हुई रहेगी और वे जवाब देते रहेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए क्यों उचित माना जाता है आपको बतलाना है। ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित माना जाता है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है, दोनों चीज़, क्योंकि खेल जो है सहयोग का चीज़ होता है और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो। स्लो का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, लिखना है आपको। स्लो का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो स्लो मतलब होता है धीमा, स्लो मतलब क्या होता है धीमा, तो उसका क्या होना चाहिए तीव्र। तीव्र तो डाउन होगा, स्लोली होगा, फास्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो स्लो का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको करना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एनशिएंट, अनसेंट, अनसेंट, अनशिएंटी। तो देखिए इसमें सही स्पेलिंग जो है एनशिएंट, ANCIENT है, जिसको हम लोग प्राचीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन। ठीक है, ये प्राचीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है यदि AB बराबर 2, BC बराबर 6 तो CD का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि AB बराबर 2 है, AB बराबर 2, इसका मतलब है अंग्रेजी जब आप अक्षर लेते हैं तो उसका देखिए सीरियल नंबर याद रखिएगा, ABCDEF होता है ना। तो A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D 4 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है ना। तो इसी के आधार पर देखिए ये प्रश्न बना हुआ है। AB 2 का मतलब है A का मान है 1
और बी का मान 2, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो गया 2। BC 6, देखिए लिखा हुआ है BC 6, तो ये 6 कैसे होगा, तो बी का मान 2 और सी का मान 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया ना। तो इसी तरह से BC 6 है, तो इसका मान कितना होगा, तो किसका मान आपसे पूछा है, आपसे पूछा है देखिए CD का मान, ठीक है। तो CD, तो C का मान कितना होगा बताइए, C का मान 3 और D का मान 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, आंसर 12 होगा। 12 किस में है, D में है, तो D ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, दिए गए अक्षर ARAE से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ अक्षर दिया गया है जो मिसिंग है, उससे एक सही शब्द बनाना है, इसमें कौन सा बनेगा, राई, अरे, एरिया या रिया, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ARAE से सबसे सुटेबल शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा देखिए एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं देखिए क्षेत्रफल, क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल, तो एरिया बनेगा, ठीक है। इस तरह से गहन विचार करते हुए आपको बनाना है। रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ का बेटा है। रमेश का क्या रिश्ता है उससे, चाचा का, मामा का, फूफा का या नाना का, ठीक है। तो रमेश क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, मान लीजिए एक तस्वीर है, इसकी ओर रमेश इशारा कर रहा है इस तस्वीर की ओर, ये तस्वीर किसका है, तो ये तस्वीर की इशारा करते हुए कि मेरी माँ का ये बेटा है, ठीक है। तो रमेश की माँ ना और माँ का बेटा ना, रमेश की माँ का बेटा दोनों कौन हो गया, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए ना, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और ये कौन है, तो बेटा का बेटा, तो भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो वो कौन लगा, उसका चाचा लगा, तो इसका रिश्ता किससे हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हम लिखते हैं, चलिए क्रम में लिखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, डॉट 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 जाते हैं, तो लास्ट में देखिए होता है X Y और Z होता है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो देखिए बाएं से चलने का मतलब इधर से चलते हैं तो बायां हो गया, और इधर से चलते हैं तो ये दायां हो गया। तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर Z और दाएं से दूसरा अक्षर Y, क्या हो जाएगा Y। तो इसका राइट आंसर D है, Y हो जाएगा।